Hey everybody, welcome back to my channel. तो आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे भी जनरली आजकल एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी कंट्री भी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर करती है बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स। सो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, उसकी क्या इंप्लीकेशन है, कैसे करेंगे, और उसको अगर आपने टैक्स पे किया है एक्सपोर्ट करते वक्त तो उसका रिफंड आप कैसे क्लेम करेंगे, डायरेक्ट कैश में कर सकते हैं या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ही देखते हैं कि एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंडिया है, ये इंडिया का ब्लू कलर का यहाँ पे मैंने मार्क किया पोर्ट है। ये जापान है, जापान का पोर्ट है। जब आपकी शिप या आपका प्लेन जब भी उस पोर्ट को क्रॉस करके एक्सटर्नल बाउंड्रीज में एंटर करता है और दूसरी एरिया में जाता है, मतलब आपको इंडिया का बेस लाइन छोड़ना होता है, तो जब भी छोड़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, पुटिंग अप इन अ सिंपल वर्ड, एक्सपोर्ट मीन्स अ ट्रेडिंग और सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज outside the domestic region of the country. Under GST, export of goods and services will be deemed as interstate. आपको पहले मैं बता दूं इंटर और इंट्रा क्या होता है। कि इंट्रा होता है कि अगर आप विद इन द स्टेट करते हो, और इंटर डिफरेंट स्टेट। तो अगर इंडिया में स्टेट्स देखी जाए तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो डिफरेंट करोगे तो हो जाएगा, पर अगर इंडिया से बाहर करोगे तो समझ में नहीं आता। इसीलिए जीएसटी लॉ बनाते वक्त उन्होंने क्या किया, इंडिया से बाहर जाने वाले जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उन्हें भी इंटर वाली डेफिनेशन में कवर कर लिया। इसीलिए आप इन्हें क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड। अब आप पूछेंगे जीरो रेट का क्या मतलब होता है। जीरो रेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है मैंने कि आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस किया, और गवर्नमेंट आपको क्या करना चाहती है, बेनिफिट देना चाहती है। तो अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेजे हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर पर्टिकुलर परसेंटेज क्या लगेगी, जीएसटी की लगेगी। पर जस्ट बिकॉज ऑफ आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो उससे वो क्या कर देगी, आपकी परसेंटेज को जीरो कर देगी, नील कर देगी। तो उसे हम भी बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, ZRS। ठीक है, तो ZRS मेक्स द एंटायर सप्लाई टैक्स फ्री। अब इसमें दो पोर्शन और है कि जब ये जीरो रेट होता है तो ये दोनों पोर्शन पे भी हो सकता है। जब आप इनपुट परचेज कर रहे होते हो तब भी गवर्नमेंट आपको फायदा कर रही होती है, और जब आप फाइनल स्टेज पे होते हो तब भी, जब आप ना तो आपको टैक्स देना पड़ता और ना इनपुट पे लगता। तो यही लिखा है इन द नटशेल, देयर विल बी नो टैक्स बर्डन ईदर एट द इनपुट स्टेज और एट द फाइनल स्टेज। ठीक है, तो अब हम मूव फर्दर करते हैं कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट की कंप्लाइंसेस कैसे होंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक्सपोर्ट का क्या मीनिंग आप लिख के आएंगे। देखो इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक आईसीडी है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इनलेट कंटेनर डिपो है, या फिर आप इसे पोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पे इन सब का कंपनीज का या जगह जगह का सामान यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए, ये वो क्रेन वगैरह टाइप्स होती है जो सामान को उठा के शिप में रखती है, और ये देखो शिप नंबर 1, शिप नंबर 2 ऐसे लाइन से खड़ी हुई हैं। ये उसका एरिया है कि यहाँ से मूव ऑन करेगा। तो ये सारा सामान क्या होता है, यहाँ से क्रेन उठाती है और यहाँ पर लोड कर देती है इस शिप के अंदर। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से उठाती है और यहाँ पे इनमें शिप्स में लोड हो जाता है ये सारा सामान। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक्सपोर्ट। फिर वो ये बाउंड्री छोड़ देती है। एज वी ऑल नो, गुड्स बीइंग टैंजिबल, क्योंकि आपको पता है गुड्स हम तभी कंसिडर करते हैं वो सारी एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग सर्विसेज। जो सर्विस होता है उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ कवर कर लो, और इसमें एक और चीज़ नहीं होती, मनी और सिक्योरिटीज़। ठीक है, बीइंग टैंजिबल इन नेचर कैन ईजिली डीम टू बी एक्सपोर्टेड एज व्हेन इट क्रॉसेज, ध्यान से, द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल बॉर्डर में आपको पता है 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं, है ना। वो नॉटिकल माइल्स आपका, हाँ, वो होता है इकोनॉमिक जोन होता है आपका। ठीक है ना, वो आपका जोन होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स, पर उसके अंदर बेस लाइन अलग होती है 24 नॉटिकल माइल्स, फिर उसके अंदर आ जाओगे 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये सारे एरियाज होते हैं जो इंडिया के अंदर माने जाते हैं। तो उसका जो टेरिटोरियल बॉर्डर होता है, जो लैंड बेस होता है, जब आप उसे क्रॉस कर लेते हो तो वो एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। अगर आप सर्विस देखोगे तो बीइंग द इंटेंजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ इट हैज़ अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, राइट। तो गुड्स के केस में आपको एरिया देखना होगा कि कब बॉर्डर छोड़ा, और इंटेंजिबल के केस में अलग चीज़ मानी जाएगी। उसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब शुरू हो रही है डेफिनेशन। द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें, सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। आपको हमेशा याद रखना है जो सेक्शन होते हैं 2 वाले, उसमें सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं। ठीक है, ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पर आईजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी नहीं। ठीक है, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिफाइंड अंडर 2(6) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट क्लैरिफाइज द सेम। बोथ डेफिनेशन सिंप्लीफाइड अंडर बताई गई है। कैसे, देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया से बाहर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कहीं ले जाना है, कौन सी जगह, प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर कहीं ले जाना है और बाहर ही छोड़कर आना है। फर्दर, एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज का मतलब क्या हुआ, सप्लाई करना सर्विस की, सेटिस्फाइंग ऑल द
कंडीशन, कुछ कंडीशन बताई गई हैं, उन कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप दिखा देते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन, द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, जो सप्लायर होगा वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। दूसरा, रिसीवर जो है सर्विस का, जिसको ये मिल रही है, वो कहाँ लोकेट होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब कहाँ माना जाएगा कि आपने सप्लाई दी है, कहाँ दी है सप्लाई, मतलब आपने सप्लाई एक्चुअली करी कहाँ है, इसका कैसे सबूत मिलेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए हमेशा, मतलब आपने गुड्स कहाँ पहुँचाए हो, इंडिया से बाहर, सर्विस कहाँ दी हो, इंडिया से बाहर। और चौथा पॉइंट, द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट मिल जानी चाहिए किस फॉर्म में, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में और इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में, व्हेन परमिटेड बाय द आरबीआई। क्योंकि आपको पता है ये आरबीआई हमारा गवर्निंग बॉडी है, तो इसने बताया कि या तो फॉरेन एक्सचेंज में मिलनी चाहिए या फिर एक कन्वर्टेबल फॉर्म या इंडियन रुपीज़ में मिल जानी चाहिए। देखो आपने अभी तक देख लिया, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपेंट इंडिया से बाहर होने चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर होना चाहिए और पैसे कन्वर्टेबल में हो। अब लास्ट देख लेते हैं, ये दोनों ना रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, नॉट रिलेटेड, ये किसी भी हद में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। द सप्लायर एंड द रिसीवर ऑफ द सर्विसेज शुड नॉट बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट। मतलब वही है, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी एक एस्टैब्लिशमेंट बाहर है, मतलब यहाँ पर एक रिलायंस है, रिलायंस बाहर एक सब्सिडरी खोल ले और बोले कि मैं उसके साथ कर रहा हूँ, नहीं, फिर वो माना नहीं जाएगा एक्सपोर्ट, राइट। तो एक्सपोर्ट होने के लिए आपको अनरिलेटेड होना पड़ेगा, तो इसीलिए शुड नॉट बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक ही पर्सन की दो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट। इसलिए अगर हम समरी में देखें, ये देखो यहाँ पर इंडिया है, ये जापान है, सप्लायर इंडिया में, पेमेंट भी इंडिया में रिसीव हो गई उसको, अच्छा किसको दी उसने, रिसीवर को दी है जो जापान में बैठा है, दी कहाँ पे है, जापान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी जापान में, और दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब अलग अलग पर्सन है, जस्ट मियर एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, ठीक है। फर्दर टू डेफिनेशन दैट इज जीरो रेटेड, अभी हम पढ़ के आए थे ना, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा भाई, जीरो रेटेड क्या होता है, अंडर द सेक्शन सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में, रेड विद द सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी के अंदर कंडीशन भी बताई गई है कि कब वो जीरो रेटेड होगी। पहले बताएंगे सप्लाई क्या है, पहले आपको समझना सप्लाई क्या है, फिर अभी हम ऊपर समझ के आए हैं एक्सपोर्ट क्या है, अब हम समझेंगे जीरो रेटेड क्या है, और उसके साथ साथ हम समझेंगे डीम एक्सपोर्ट क्या है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 239 में, रेड विद द सेक्शन 147 ऑफ सीजीएसटी, उसमें अलग कंडीशन बताई गई है कि वो एक्सपोर्ट हो या ना हो, मान लिया जाएगा कि वो एक्सपोर्ट है, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, डीम एक्सपोर्ट, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, राइट। ऐसे एक टाइप की कंडीशन है। तो ऑफ द सीजीएसटी आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं दोनों डेफिनेशंस पे समझने के लिए कि क्या क्या बोल रही है। पहला तो है आपके पास है जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई की हम बात करें तो देखो क्या लिखा है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए वर्ड दो ध्यान से पढ़िए, एक्सपोर्ट करना या फिर सप्लाई करना, ठीक है। तो अगर आपने या तो एक्सपोर्ट किया होगा, बाहर आपका इंटेंशन है भेजना, या फिर नहीं था पर बाहर चला गया, सप्लाई कर दिया, फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, आपके ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए, बाहर जाने लायक, टू सेज डेवलपर और सेज यूनिट, राइट। तो आपने क्या करा, देखो दोनों चीज़ को याद रखना, अगर आप इंडिया से बाहर बेचते हो तो एक्सपोर्ट है, और अगर आप सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये कुछ एरियाज़ में होते हैं, जैसे सपोज करो ये पूरा एरिया और यहाँ पर ये सेज एरिया है, इसको सेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो आपको क्या मान लिया जाएगा कि अगर आपने डोमेस्टिक एरिया, हम कह रहे हैं डोमेस्टिक एरिया से अगर आप सेज में कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हो तो इस पूरे को क्या मान लिया जाएगा कि ये क्या है, एक्सपोर्ट किया है आपने, ठीक है। तभी लिखा है कि जो भी आपने एक्सपोर्ट करा है या फिर जो भी आपने चीज़ें सप्लाई करी हैं, किस लिए, फॉर ऑथराइज ऑपरेशन में, किसको दी हैं, टू, देखो वर्ड लिखा है, ध्यान से पढ़ना है कि एक एलिमेंट को आराम से, टू किसको दी है, सेज डेवलपर को, सेज को बनाने वाले को, या सेज के अंदर जो काम कर रहे हैं यूनिट्स को, तो वो क्या मान ली जाएंगी, जीरो रेटेड। तो पहला पॉइंट आपका जीरो रेटेड का क्लियर होगा। हमेशा याद रखना जीरो रेटेड सप्लाई तभी होगी जब आप क्या करोगे, जब या तो आप एक्सपोर्ट करोगे या आप सप्लाई करोगे, क्या चीज़, गुड्स या फिर सर्विसेज, फिर आगे टू सेज, सेज में भी कौन कौन, एक डेवलपर एक यूनिट, राइट। अब आपको हमेशा जब भी आपको पढ़ाई करनी है
आपको ऐसे अपना एक समरी फ्लो चार्ट बनाते रहना है। और अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप साइड बाय साइड ये बनाते रहें, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी रिवाइज करा देता है। मतलब आप 30 मिनट्स की चीज़ को 15 मिनट में आराम से क्विक रेफरेंस में रिवाइज करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीम। डीम एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द डीम एक्सपोर्ट? डीम एक्सपोर्ट होता है कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। मैं डीम एक्सपोर्ट रेफर्स टू द सप्लाईज विच आर डीम टू हैव बीन एक्सपोर्टेड। मान लिया गया है, हेयर द सप्लाई गुड्स डोंट लीव इंडिया। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, मानो या ना मानो, मान लिया गया है का मतलब ये होता है कि वो इंडिया नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यहाँ बोल तो दिया उसने कि हेयर द सप्लाइड गुड्स डू नॉट लीव इंडिया, इंडिया नहीं छोड़ रही हैं वो। नोटेबली द सप्लाई ऑफ सच गुड शुड बी नोटिफाइड। ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको नोटिफाई करेगी अंडर सेक्शन 147। उसने नोटिफाई किया होगा ऑफ द CGST एक्ट, राइट। तो आपको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेवल पे ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ क्या है। तो अब देखो, ZRS जीरो रेटेड सप्लाई और डीम एक्सपोर्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस लग नहीं रहा, दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बाहर भेज रहे हैं। बट जीरो रेट में तब हो रहा है जब वो सेज में जा रही हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं। ठीक है ना, दोनों में ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग, सॉरी, ठीक है, वो ये चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ लग रही है। बट अब ध्यान से देखिए, डीम एक्सपोर्ट में फ़र्क है। डीम मतलब मान लिया जाएगा पर इंडिया नहीं छोड़ा उसने, राइट। क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर MCQ, डेफिनेशन दी होगी डीम एक्सपोर्ट की, पूछ लेंगे आपसे कि क्या ये वो है, ZRS है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो डेफिनेशन की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, है ना। तो इसलिए तो दे आर डीम टू हैव बीन एक्सपोर्टेड, कब? जब वो इंडिया नहीं छोड़ेंगे तब भी वो डीम मान लिया जाएगा। और सेक्शन 147 को भी ध्यान रखा जाएगा जहाँ पे वो नोटिफाई किया गया है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कि जो डीम एक्सपोर्ट्स के होते हैं, कि मतलब इन एग्जाम्पल्स को अब याद कर लेना, मान लेना क्वेश्चन में जैसे ही आए मान लेना कि ये क्या है, डीम एक्सपोर्ट है और यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। पहला, सप्लाई ऑफ गुड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, पहले ही अर्लियर आपने क्या कर लिया होता है, ऑथराइजेशन ले लिया होता है, राइट। एडवांस ऑथराइजेशन है, सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, आप इसमें गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो और एडवांस ऑथराइजेशन ले लेते हो। इंडिया से बाहर तो नहीं जाते गुड्स, बट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट मान लिए जाएंगे। ऐसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, आप खुद देखो वर्ड से पता चल रहा है एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स। ज़्यादा सपोज करो जैसे सेस था, ऐसे ही एक इलाका EOU को दे दिया, इसमें क्या होता है, यहाँ सारे गारमेंट्स बनते हैं जो कि इंडिया से बाहर जाते हैं। और अगर आप DTA में हो, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, और आप EOU को कर रहे हो, तो क्या इंडिया से बाहर जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो पर मान क्या लिया जाएगा कि वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस एरिया को क्या घोषित कर दिया है, एक इंडिया से बाहर एरिया घोषित कर टाइप्स कर दिया है। ये इंडिया से बाहर ही मानेंगे। अगर आपने इन बाहर वाले इलाकों में कुछ भी सप्लाई किया तो हम उसे एक्सपोर्ट बना देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द सप्लाई ऑफ गुड्स टू EHTP। EHTP की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आप समझ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली हार्डवेयर बना रहे हो। जैसे कि सपोज करो आपका ये फ़ोन का गैजेट है, बाहर का हार्डवेयर है ना, वो अगर बन रहा है, एक पार्क है जिसके अंदर बताया गया है कि सिर्फ फ़ोन, टैबलेट्स, iPad ये वगैरह इन सब चीज़ों की चीज़ें बनेंगी, हार्डवेयर बनेगा। तो अगर आपका सिर्फ रिकग्नाइज्ड एरिया है, वो इसी काम में लगा है, तो EHTP बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर ऐसे ही अगर एक जगह हार्डवेयर बन रहा है तो एक एरिया को घोषित कर दिया होगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सपोज करो सारी कंपनी इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह जितनी भी है वो सारी वहीं करती है, तो उसे STP। और ऐसे BTP, बायोटेक में वही दवाइयाँ वगैरह सारी फार्मास कंपनी वहीं पर है, तो BTP। तो अगर आपने इनको कुछ सप्लाई किया है तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, हाँ, एक्सपोर्ट, डीम एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ऑथराइजेशन। ये क्या होते हैं, एक तरीके से एक सर्टिफिकेशन ही होता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना एक हद तक, तो कंपनी को ये गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स ऑथराइजेशन वो दे देती है, क्रेडिट्स वगैरह ऐसे करके सर्टिफिकेट्स, तो एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे ही अपनी कोई भी ऑथराइजेशन को सब इन जो एरिया है, जैसे मैंने वही बोला अगेन, ये एक एरिया है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ऑथराइजेशन एरिया है, जहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ सप्लाई करोगे अगेन क्या हो जाएगी, मान लिया जाएगा कि ये बाहर की है। तो राइट, अब मैं इसमें बता दूँ तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, जिसमें या तो एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EHTP, STP, BTP, और 4th पॉइंट EPCG। इनमें कोई भी जगह आप दोगे तो ये डीम मान लिया जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कौन कौन से
एक्सपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं किसको, एक्सपोर्टर को। कि जैसे अगर सपोज करो फ्यूचर में आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ऐसे तो नहीं ना खुद से ओपन कर दोगे। अगर आपने सपोज सोचा कि मैं जूट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शंस देखने होंगे कि एज अ एक्सपोर्टर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और जीएसटी में मुझे कैसे कंसिडर होकर चलना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, नहीं वरना वायलेशन हो गया तो फिर पेनल्टी लग जाती है। एज एन एक्सपोर्टर इट इज़ फैसिलिटेटेड विद फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑप्शन। आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आप इंडिया में क्या करिए, गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे कर दीजिए, राइट। सेक्शन 16(3)(b ऑफ द आईजीएसटी एक्ट रेड विद रूल 96 ऑफ दिस। एंड दूसरा ऑप्शन क्या बोला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज, यहाँ पे देखिए यहाँ बता दें ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड यहाँ विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यहाँ पर पेमेंट आईजीएसटी की नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? अगर उसकी देखो, अगर आप किसी को कोई पेमेंट नहीं करते तो आप उससे लिखवा लेते हो ना कि भैया देखो मैं पेमेंट कर दूंगा अगर कुछ गलती होती है तो, राइट। ऐसे गवर्नमेंट आपको क्या लिखवा लेती है, आपसे एक बॉन्ड या एलयूटी भरवा लेती है। इसीलिए लिखा है विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द बॉन्ड और एलयूटी, कि अगर कोई वॉल्यूशन हुई तो गवर्नमेंट को आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सेक्शन 16(3)(a) में कवर होता है आईजीएसटी रेड विद द रूल 96 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हो गई, एक होगी पेमेंट देना पड़ेगा, दूसरी सिचुएशन होगी पेमेंट नहीं देना। अच्छा, बोथ ऑफ द अबव एक्सपोर्ट ऑप्शन आर ब्रीफली डिस्कस, नीचे करते हैं, चलिए आइए डिस्कस कैसे कैसे करना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। सपोज करो आपको क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट कर रहे हो आप। हेयर द एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्या करना पड़ेगा उसको, आईजीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। एंड द रिफंड इज अवेलेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। बेसिकली अगर मैं आपको इस सही मायने में समझाऊं तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से बाहर, तो गवर्नमेंट पता है क्या कहती है आपको, गवर्नमेंट पहले आपको कहती है कि आप आईजीएसटी पे कर दो, मुझे टैक्स दो। फिर जब आप उसे एक्सपोर्ट वगैरह कर दोगे, सब कुछ मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से कंडीशन सही है, बिल्कुल सही काम हुआ है, तब जो आपने टैक्स दिया है ना इसको हाँ, जो भी आपने टैक्स दिया है इसको मैं क्या कर दूंगी, आपको रिफंड कर दूंगी फ्यूचर में। मतलब सोचने वाली बात है, कंप्लाइंसेस बढ़ाने वाली बात है, पहले पे करो और फिर रिफंड ले लो सेक्शन 54 में, राइट। फिर देखो आगे लिखा है, ये तो वही मैंने आपको इस सिर्फ बता दिया कि हाँ भाई कंप्लाइंस तो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट अगर बोल देगी पेमेंट करनी है तो पेमेंट करो, फिर रिफंड भी दे देगी, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो भी आप काम करेंगे वो क्या करेंगे, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। बट गवर्नमेंट आपसे क्या भरवा लेगी, बॉन्ड और एलयूटी भरवा लेगी, इस बात को मत भूलिएगा, आपको वो साइन करके देना पड़ेगा एक गारंटी के रूप में। देखिए क्या लिखा है यहाँ नीचे, Here the exporter export the good without the payment of IGST and the refund of unutilized ITC is available to the exporter। अब इसको क्लियर करते हैं, अपने से एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके इसको क्लियर करते हैं। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, मैंने बोला आपको, एक सेकेंड, मैंने आपको बोला कि ये हाँ, अगर कंडीशन ये आती है कि आप क्या कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट पे पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये कौन सा वाला केस हो जाता है, एलयूटी या फिर बॉन्ड का केस हो जाता है, राइट। ये वाला केस है। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, गवर्नमेंट कहेगी नो नीड टू पे आउटपुट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर देगी, माफ़ कर दिया उसने, गवर्नमेंट ने आपका क्या आउटपुट टैक्स माफ़ कर दिया, उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट आप याद रखो, जो आप आईटीसी वर्ड नहीं यूज़ करते, उससे कन्फ्यूजन होगी, वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट टैक्स। बट इनपुट टैक्स पेड बाय एक्सपोर्टर, अब ये तो है ही ना, अगर आप एक्सपोर्टर हो, जूट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने आपको एज अ एक्सपोर्टर जूट को एक्सपोर्ट करने के लिए, जो आपने जूट एक्सपोर्ट करी उसको लिया, आपको माफ़ी दे दी और आपको कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं पे करना। बट आप इनपुट तो पे करके आए होगे ना। सपोज़ करो आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया होगा और उसके ऊपर क्या करे होंगे, जो वो टैक्सेस को पे किया होगा,
तो टैक्सेस अगर आपने इनपुट पे किए होंगे तो अब उसका क्रेडिट का क्या करें, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, OTL में से हमेशा ITC क्या होता है, माइनस होता है, तब जाके हम नेट पे करते हैं। तो ये पूरा करना है, तो इसके लिए फिर गुहार लगाई गई कि हाँ भाई गवर्नमेंट अब इसका क्या करें। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको मैं बताता हूँ क्या करें। ऐसा करते हैं कि जो आपका जितना भी ITC है ना उसका अनयूटिलाइज्ड, मतलब एक तो होता है यूटिलाइज्ड, तो हम दोनों बता देती हूँ। अनयूटिलाइज्ड वाला ITC कौन सा होगा, अनयूटिलाइज्ड ITC, सपोज करिए आपका 1000 रुपीज़ का ITC है, सिर्फ 300 ही यूज़ हो पाया, बाकी का जो 700 है वो क्या हो जाएगा, अनयूटिलाइज्ड। ऐसे जो यूटिलाइज्ड वाला है वो यूटिलाइज का तो यही मतलब हो गया कि सपोज करिए आपका 1000 रुपीज़ का था और पूरा 1000 का ही लग गया और अब वो ज़ीरो हो गया, मतलब आपको कोई क्रेडिट नहीं लेना। तो वो गवर्नमेंट बोल रही है कि जितना भी आपका अनयूटिलाइज ITC है वो हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। देखो ऊपर देख लो लिखा है ना, ये रहा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वो आपको रिफंड कर देगी क्या, आपका जितना भी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है वो सब दे देगी और आउटपुट पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपल याद कर लेते हैं कि अगर मुझे आउटपुट टैक्स की बात करें तो वो नो नीड मतलब याद करना देना ही नहीं है, और अगर हम ITC की बात करें तो उसकी क्या मिल जाएगी, रिफंड मिल जाएगा, राइट। ये है बेसिकली इसका फॉर्मूला कि जब हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में बात करते हैं। नोटेबली सिंस द टैक्स इज नॉट पेड वाइल एक्सपोर्टिंग द एक्सपोर्टर हेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, बोला था ना, एक गारंटी के रूप में बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश करनी पड़ती है। इंटेग्रल फैक्ट्स ऑफ द बॉन्ड इज दिस समराइज हेयर अंडर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड के अंदर फैक्ट्स होते हैं जो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं एज अ गारंटी के रूप में, कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो इस अमाउंट, इस लेटर और इस बॉन्ड से आपके वो जो टैक्स आपने उन्हें नहीं दिया वो आपसे ले लेगी। जैसे कि पहला, बॉन्ड LUT बाइंड्स द एक्सपोर्टर टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, फॉलोइंग सिचुएशंस में आपको वो बाइंड कर देगी। कौन कौन सी सिचुएशंस है देख लेते हैं। पहली सिचुएशन, व्हेन गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड। आपने गवर्नमेंट को कहा भैया मैं गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा, मेरा आउटपुट टैक्स माफ़ कर दो। गवर्नमेंट ने आपका आउटपुट टैक्स माफ़ कर दिया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरवाया, पर पता चला आपने एक्सपोर्ट किया ही नहीं। टैक्स टू बी पेड विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इसका मतलब मैं मान के चलती हूँ अगर आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है तो जब भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो इनवॉइस रेज किया होगा, तो उस इनवॉइस रेज से अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, आपको 3 महीने के ना करने के बाद जो 3 महीने के बाद जो 15 डेज होंगे उस 15 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो IGST आपसे नहीं चार्ज किया गवर्नमेंट ने वो आपसे टैक्स ले लेगी, राइट। तो दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन द गुड्स, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किए तो आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने दिनों में, 15 दिनों में। 15 दिन कब से काउंट होंगे, जब आपके 3 महीने की एक्सपायरी हो जाएगी। ये 3 महीने कब से काउंट होंगे, जब से आपका इनवॉइस इशू हुआ। तो सबसे पहले इनवॉइस की डेट कैलकुलेट करो, उसके बाद देखो 3 मंथ्स कहाँ खत्म हो रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद 15 डेज के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। सपोज करो आपने क्या करा, गुड्स एक्सपोर्ट तो कर दिए पर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, टैक्स इज टू बी पेड। वही वाली बात हो गई, वाह ये सही है, आप एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया से माल भेज रहे हो, पर इंडिया के अंदर फॉरेक्स आ नहीं रहा। इसका मतलब कुछ घपला चल रहा है, आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो और गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही है टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, वही 15 दिन के अंदर। कब से, अब इसके अंदर कब से वाला टाइम चेंज हो गया, कब से, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इसमें भी वही वाली बात हो गई। सपोज करो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट के अंदर 1 साल की वेट करेगी गवर्नमेंट। यहाँ पर आपने क्या करा, इनवॉइस जनरेट कर दिया। इनवॉइस जनरेट करने के बाद 1 साल के अंदर नो पेमेंट रिसीव्ड। अगर आपको 1 साल की, ऊपर वाले केस में क्या था, नो एक्सपोर्ट। ऊपर वाले केस में तो 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ था, राइट। हाँ, 3 महीने के अंदर तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था तो प्रॉब्लम आई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करेंगे। यहाँ पे क्या हुई, कोई पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई है। ना रिसीव होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, 15 डेज में आपसे क्या करवा लेंगे, टैक्स मांग लेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बॉन्ड LUT इज टू बी सबमिटेड, देना पड़ेगा बिफोर अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से पहले, मतलब इंडिया से माल बाहर भेजने से पहले तक पहले आपको गवर्नमेंट को एक गारंटी के रूप में अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे टू द ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर। तो गवर्नमेंट कौन हुई, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे एक आपका ज्यूरिडिक्शनल एक कमिश्नर बिठा रखा है
ठीक है, वो कस्टम्स का पार्ट होगा क्योंकि वो उस बंदा बैठा होगा, वो सब चीज़ों का देख रहा होगा, कस्टम्स भी और जीएसटी भी, तो उसको आपको देना होगा ये सारी चीज़ें, राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर इसको क्लेम कर लिया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको ये देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी RFD 11 में, राइट। इसको RFD 11 इन सबको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इसको ज़रूर याद रखिएगा, जो भी आपकी टाइम लिमिट है उसको याद करना है, ठीक है, टाइम लिमिट ज़रूर याद रखें क्योंकि वो MCQ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रनिंग बॉन्ड अकाउंट। एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट होता है, इज टू बी मेंटेन, एक्सपोर्टर को वो मेंटेन करना पड़ता है वो बॉन्ड अकाउंट के, उसमें वो पैसे डाल के रखता है। वेर एज LUT इज वैलिड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। खुद सोच के देखिए ना, देखिए LUT क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक लेटर लिया जाता है, उस पर अंडरटेकिंग करके साइन करा जाता है कि देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, इस बात का मैं वो देता हूँ। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के अंदर एक पैसे डाले जाते हैं, जैसे आप देखते हो, आप बैंक जाते हो, कभी ड्राफ्ट बनवाते हो, तो ड्राफ्ट में आप क्या करते हो, पहले बैंक को पैसे देते हो, फिर बैंक एक ड्राफ्ट बना के देता है, उस ड्राफ्ट के अंदर पैसे होते हैं, मतलब फिजिकल नहीं, उस मतलब दैट ड्राफ्ट मीन्स मनी। और आप जिसके भी नाम पे ड्राफ्ट होता है, जब भी आप उसे देते हो वो क्लियर करवाता है वो ड्राफ्ट, तो वो पैसे रिडीम होकर उसके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है बॉन्ड के अंदर ही वो अकाउंट होता है, उस अकाउंट में उस पैसे को मेंटेन करके रखना पड़ता है ड्राफ्ट के रूप में। उसके अंदर जब भी आप कोई वैल्यूएशन करोगे तो गवर्नमेंट आपका उस बॉन्ड अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, राइट। तो दिस इज अ बॉन्ड, ये बॉन्ड का फर्क था, जो बॉन्ड अकाउंट की बात करी हमने, और दूसरा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बॉन्ड कब तक मेंटेन, मतलब उसकी पेमेंट कब तक हो सकती है और उसको कब तक मेंटेन करना है। बॉन्ड को मेंटेन करना है आपको हमेशा, अब हर बार के लिए, और आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कब तक वैलिड है, होल फाइनेंशियल ईयर तक का, ठीक है। आगे चलते हैं नोटिस सर्कुलर्स पे। सर्कुलर है 40/14/2018 के अंदर ही सर्कुलर आया था, 6 अप्रैल डेटेड 2018, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ LUT देयर इज नो नीड फॉर सबमिशन ऑफ एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट। आप समझ में आ गया, अगर आप गवर्नमेंट को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हो तो इसका मतलब ही नहीं है चिट्ठियां लिख के देनी है आपको, फिजिकल डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। वो तो एक एक्सेप्टेंस होती है, ऑनलाइन भी हो जाती है और ऑनलाइन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। इसमें फिजिकल करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड। जब आप बॉन्ड फर्निश करते हो, जैसे ऊपर पढ़ा ना हमने, रनिंग बॉन्ड अकाउंट होना चाहिए, तो बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा, तो वहाँ पे LUT इज़ नॉट परमिसेबल। देखो दोनों कंडीशन है, अगर आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे करने की तो नीड नहीं है ना, तो दैट इज़ LUT इज़ नॉट परमिसेबल। तो आपको जो बॉन्ड है, अगर सपोज करो आपका 2 सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो हो गया LUT करने का और दूसरा सिनेरियो हो गया बॉन्ड करने का। अगर आपके ऊपर ऐसा हो जाता है कि आप LUT नहीं कर सकते, सपोज करो कोई भी सिनेरियो हो जाता है, तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है तो बॉन्ड करना होगा। अब बॉन्ड मैंडेटरी है क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, एक कट गया तो दूसरा ही लोगे ना, ऐसा तो नहीं तीसरा खुल जाएगा। तो इसलिए लिखा है फर्निशिंग ऑफ द बॉन्ड इज नाउ मैंडेटरी अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। फिर नीचे फॉलोइंग सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली बॉन्ड ही करना पड़ेगा, LUT परमिसेबल नहीं है इस वाले केसेस में जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो ये फर्दर पॉइंट, पहला, द एक्सपोर्टर इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस। आप ऑफेंस में फंस गए हो तो गवर्नमेंट कहेगी मुझे पागल थोड़ी बनाओगे, मैं तुमसे LUT थोड़ी लूंगी, लेटर थोड़ी लूंगी, मुझे पता है तुम धोखा करके आए हो, ऑफेंस करके आए हो, अब तो मैं सीधे तुम्हारे अकाउंट से काटूंगी पैसे। तो इसके लिए वो सीधे बॉन्ड साइन करवाती है। बॉन्ड के अंदर पहले से ही आप एक सेपरेट अमाउंट, एक गवर्नमेंट के नाम से एक अकाउंट अलग से मेंटेन करके उसमें डाल देते हो। तो इसलिए एक्सपोर्टर प्रोसिक्यूट हो गया फॉर एनी ऑफेंस ईदर ऑफ द फॉलोइंग लॉज। कौन कौन सी, IGST लॉ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, दूसरा CGST, ये रहा सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स लॉ, ये IGST था, ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ, क्योंकि होना क्या है, बेसिकली होना है आपको प्रोसिक्यूट हो गए हो, आप प्रोसिक्यूट हो गए हो कोई ऑफेंस में। अगर आप किसी ऑफेंस में प्रोसिक्यूट हो जाते हो तो उसमें आपको बॉन्ड ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेडेड इज मोर देन, जो ऑफेंस किया है उसमें जो टैक्स इवेजन हुई है वो क्या है, मोर देन 250 lakhs, ठीक है। तो अगर हम 250 lakhs को देखें, दिस इज 250 lakhs से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये दिखाई दे रहा है 2,50,00,000, ये हो गया 2,50,00,000 से ज़्यादा का अगर आपका टैक्स इवेड आपका हो रहा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ही देना पड़ेगा, राइट। ये हमारा एंड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, हमारे टॉपिक का। तो हमने अब बहुत सारी चीज़ें देख ली। हमने सबसे पहले देखा कि एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, क्या एरिया कंसिडर किया जाता है, फिर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है वो चीज़ देखी फिर हमने, फिर डीम एक्सपोर्ट क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होता है,
फिर कहाँ कहाँ एक्सपोर्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, पेमेंट के साथ, विदाउट पेमेंट। पेमेंट के साथ तो कहीं भी गवर्नमेंट बोल सकती है, विदाउट पेमेंट में आपके पास है कि बॉन्ड एलयूटी करो, कब का बॉन्ड होगा, कब का एलयूटी होगा, ये वाली चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये एक क्रिस्प एनालिसिस हो गया आपका एक्सपोर्ट का फुल फ्लेज। इसके अंदर ये एग्जाम रिलेटेड भी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये हर चीज़ में कवर करता है। ठीक है गाइस, ये आपका एक और हो गया वीडियो एक्सपोर्ट के ऊपर। अब जो भी टॉपिक, अगर इफ़ यू थिंक दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर एग्जाम और द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, let me know the topic in the comment box. Till then, thank you so much.